बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नाम है जी डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स क्या होती हैं जी? खराबियाँ। और हमारे पास खराबियाँ किस में हो जाएं? किस में? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो जाएं। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम में ख़राबी आएगी तो फूड हैबिट्स आपकी चेंज हो जाएंगी। अब कुछ लोग जो है ना वो अपने जिस्म खुद ख़राब कर लेते हैं। जिस तरह आप जो हैं वो गंदा पानी पिएंगे और ऐसी खाने खाएंगे जो फ्रेश नहीं है। हाँ, स्पाइसेस हैं। और जो अल्कोहलिक लोग होते हैं ना, शराब वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके ये ज़्यादा इशू होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी जिनको डिप्रेस लोग होते हैं ना, स्ट्रेस वाले, उनके स्टमक भी बड़े ख़राब होते हैं। क्यों होते हैं? कि स्ट्रेस जो लेते हैं ना, उनका जो ब्रेन है, ठीक है, उससे एक नर्व आती है, उसे कहते हैं वेगस नर्व। कौन सी नर्व है? वेगस नर्व, ठीक है। अब ये वेगस नर्व आपकी डाइजेशन को कंट्रोल करती है। आपकी डाइजेशन केमिकली भी कंट्रोल होती है और नर्वस कोऑर्डिनेशन के ज़रिए भी, मतलब ब्रेन भी कंट्रोल करता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन होता है, मतलब नर्वस सिस्टम होता है। और दूसरी जो एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। तो अगर आपका नर्वस सिस्टम से ही काम नहीं करेगा तब भी डाइजेशन क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी। तो इससे भी पेट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो पहली जो बीमारी है वो कौन सी है? हमारे पास अल्सर है। अल्सर से पहले क्या लिखा हुआ है? एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओरिजन, कि बीमारी का ओरिजन क्या है, बीमारी का काज क्या है, क्यों होती है बीमारी, ठीक है। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इससे पहले कि आप बीमार हों तो आप उन चीज़ों से बचें जो आपको बीमार करती हैं, ठीक है। अब कहता है कि हमारे पास ये जो अल्सर है ना, ये आपकी पूरी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, उसके किसी पार्ट में भी हो सकता है। ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जिसको हम GIT कहते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और ये बच्ची आपकी एनस तक जाती है, ठीक है। और इसमें जितनी भी फूड मूव करती है वो पेरिस्टालसिस के ज़रिए मूव करती है, ठीक है। अब कहता है कि हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप है। पहला कहता है कि अगर जो पेप्टिक अल्सर है ना, ये वो कंडीशन है जिसमें आपका जो स्टमक है ना, उसकी जो लाइनिंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी? अफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर मोस्टली किस में होता है जी? स्टमक में होता है। और जो स्टमक के अंदर एक एसिड रिलीज़ होता है ना, HCl, उसके नुकसान की वजह से जो स्टमक की जो दीवारें हैं ना वो क्या हो जाती हैं? अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और कहता है कि हमारे पास पेप्टिक अल्सर की सबसे मेन जो वजह है ना वो एक बैक्टीरिया है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या नाम है जी? एक और वजह क्या है जी? एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा अहम फैक्टर है किसमें? पेप्टिक अल्सर के अंदर। कहता है कि जब भी हम पेशेंट देखते हैं ना अल्सर के, 90% जो मरीज़ है ना उनको ड्यूडिनल अल्सर होता है। जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें किसी पार्ट में भी क्या हो सकता है? अल्सर हो सकता है। अल्सर क्या है? ज़ख़म है, सुराख है, मतलब जो इसकी दीवारें हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि 100 में से जो 90% हमारे पास केस आते हैं वो किस बीमारी के आती हैं? किस अल्सर के आते हैं? ड्यूडिनल के। किसके आते हैं जी? ड्यूडिनल अल्सर के जो हैं वो आते हैं। और बाकी 100 में से जो 70% हैं वो किसके आती हैं? गैस्ट्रिक अल्सर के। गैस्ट्रिक जो है ये भी किससे है बच्चे? गैस्ट्रिक ग्लैंड से मुंसलिक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होता है? स्टमक की दीवारों में होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास किन लोगों में ये ज़्यादा देखे गए हैं? कहता है कि वो लोग जो एस्पिरिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किसका जी? एस्पिरिन। और उसके अलावा और नॉन इन्फ्लेमेटरी जो एजेंट्स होती हैं, मतलब जो ऐसी बीमारियां जो आपको सोजन नहीं होने देती, जिस तरह आप बीमार हो गए हैं या आप गिरे हैं, तो सम टाइम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो लोग बेचारे ज़्यादा खाते हैं, जिनका मेजर एक्सीडेंट होता है, तो ये इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मतलब ये ओरिजिनेट करते हैं अल्सर को, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि सम टाइम जो पेप्टिक अल्सर है ना, ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, वरासती बीमारी है, कि वालदैन जो है वो अपने बच्चों में क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या आपने बताना है कि अल्सर हमारे पास असल में क्या है जी? ये बीमारी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है। ये हमारे पास पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है और ड्यूडिनल भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो होने वाला अल्सर है उसका नाम क्या है? ड्यूडिनल अल्सर। और बाकी क्यों होता है जी? जो लोग
एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, नॉन इन्फ्लेमेटरी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, स्मोक करते हैं, और उसके अलावा अल्कोहल पीते हैं, स्पाइसी ज़्यादा खाने खाते हैं, ये जिनको और जिनको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जैसा जरासीम क्या चला जाए जाके इफेक्ट करना शुरू कर दे, उन लोगों में अल्सर ज़्यादा होता है। ठीक है। अब कहता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन की जब बात करेंगे ना, कहता है एग्रावेटिंग फैक्टर, मतलब जो ऐसे फैक्टर जो बढ़ा देते हैं अल्सर को, वो एक नंबर 1 है स्मोकिंग और एस्पिरिन का इस्तेमाल, और उसके अलावा कॉफ़ी का एक्सेसिव इनटेक। ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है जी टी का, मतलब जितनी चाय पाकिस्तान इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में, बाकी कोई मुल्क में इतनी नहीं होती, और हम भी उसका विक्टिम बन गए हैं, सुबह भी मग्गा चाय का, दिन में भी और शाम को भी। ठीक है। तो बुज़ुर्ग हमारे देख ले कितने डिपेंडेंट है, चाय नहीं पी तो हमें नहीं जो है वो सर में दर्द हो रही है जी, लाओ चाय। ठीक है। पक्के पक्के हम खाते हैं चीनियों के, मोटापा हम में है, डायबिटीज़ हमारे मुल्क में है। ठीक है। तो ये कैसे होगा जी? प्रिवेंशन है, आप लोग अवेयरनेस दोगे, आपके पास जब इल्म आएगा आप अवेयरनेस दोगे तो इससे जो है वो क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। तो अल्कोहल क्या है जी? शराब पीने से, और उसके अलावा जी मील मिसिंग करने से। अब देखो हम सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, मुसलसल ब्रेकफास्ट मिस करने से आपके स्टमक के अंदर अगर फ़र्ज़ करो HCl रिलीज़ हुआ है और उसको कुछ मिली ही नहीं प्रोटीन, तो क्या करेगा? आपके स्टमक की दीवारों में सुराख करेगा। ठीक है। तो ये भी है। तो ट्रीटमेंट क्या है जी बच्चे? तो कहता है कि हमारे पास अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्सर ना हो तो आपको एंटासिड जो है ये मेडिसिन दी जाती है। ठीक है। उसके अलावा दूध पिएं जब आपको, ख़ास तौर पे डॉक्टर भी कहते हैं आपकी ये चेस्ट बर्निंग का एक होता है ना कि जब सम टाइम स्पेसिफिक फूड खाने से ये सीने में जलन होती है, उस वक्त ठंडा दूध पी लें, वो उस एसिडिटी को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। उसके अलावा कहता है कि वोमिटिंग रिलीव्स पेन। सम टाइम गैस्ट्रिक अल्सर वालों को जब वोमिटिंग होती है ना तो उनको थोड़ी सी रिलीव होती है, क्योंकि वो जो एसिडिक माहौल होता है जब वो बाहर निकलेगा थोड़ी देर के लिए जो नालियाँ हैं वो किस में आ जाएंगी, स्टोन में आ जाएंगी। उसके अलावा कहता है कि जो ड्यूडिनल अल्सर होता है ना, इसमें खाना खाने से रिलीव मिलता है। उसके अलावा कहता है कि हमारे पास मेडिसिन भी हैं जो एसिड सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं कि HCl की सप्रेशन को कम करेंगी और आप जो हैं वो क्या हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए सुकून में आ जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा कहता है हमारे पास एक है फूड पॉइजनिंग। ठीक है। फूड पॉइजनिंग आपने लफ्ज़ सुना होगा कि ऐसा खाना खा लिया जो क्या था, गंदा था, जहरीला था, उसने आपको अफेक्ट कर दिया। ठीक है। आपने जो है वो ऐसे समोसा खा लिया और जो बेईमान है समोसा बनाने वाला, उसने 2-3 साल से एक ही तेल में समोसे तली जा रहा है। ठीक है। और कॉलेज की लड़कियां लड़के खाई जा रहे हैं समोसे, दे मार 4.5। ठीक है। और फिर पेट ख़राब हो जाता है। तो ये कहता है कि जब फूड पॉइजनिंग होगी है ना, आपने ऐसा गंदा खाना खाया है किसी रेडी वाले से, किसी और से, तो क्या होगा जी, आपको डायरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरिया। ठीक है। डायरिया में लूज़ मोशन लगते हैं। ठीक है। इसमें आपको बच्चे पानी की कमी हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं गंदा खाना खाने से। ठीक है। और सम टाइम तो लोअर वाले कुछ और खिला देते हैं बीफ समझ के। ठीक है। तो उसके अलावा पेट में दर्द होता है। ठीक है। उसके अलावा क्या कहता है कि तकरीबन 12 से 24 घंटे बाद ना गंदा खाना खाने से ये आपके मसले शुरू हो जाएंगे, वो उल्टियाँ आना, पेट में दर्द होना। कि क्यों होता है कि जो आपने खाना खाया है ना उसकी इनडाइजेशन है, मतलब टूटा नहीं, वो सलामत ही है पूरा आपके पेट में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आ गया है ये टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला केमिकल। ठीक है। तो ये आपने बताना है इसकी एटियोलॉजी मैंने बताया कि ओरिजिन क्या है फूड पॉइजनिंग का। कहता है कि फूड पॉइजनिंग टॉक्सन जो होता है ना, जो बैक्टीरिया पैदा करेंगे, जो फूड आपने खाई है ना उसमें ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या पैदा करेंगे, टॉक्सन पैदा करेंगे। और ख़ास तौर पे जो 2 ख़ानदान है ना, सैल्मोनीला और कैम्फलोबैक्टर, ये 2 बैक्टीरिया जो है ना ये ज़्यादा जहरीले हैं। मतलब ये अगर आ गए हैं ना ये टॉक्सन पैदा करेंगे, आपकी फूड पेट में ऐसी ही पड़ी रहेगी, पेट भारी हो जाएगा, ऐसे लगता है कि बोझ जो है मेरे पेट में आ गया है, क्योंकि वो हज़म ही नहीं हो रहा, जैसा था वैसे का वैसा पड़ा है। तो इसको फिर एक ही उल्टी आने से और पेट में दर्द होने से आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये जो बैक्टीरिया है ना ये ख़ास तौर पे कहता है साल्मोनीला और जो कैम्फलोबैक्टर है ना,
ये कैटल जो मवेशी होती है ना, और आपके चिकन जो खाते हैं, और उसके अलावा जो डक बतख है, उनकी इंटेस्टाइन में ये रहते हैं, कैम्फलोबैक्टर और सल्मोनेला उनकी इंटेस्टाइन में रहते हैं और मज़े से रहती हैं और उनको नुकसान भी नहीं होता। ठीक है। कहते हैं अगर आपने ऐसा गोश्त खाया है जो कि बच्चे आपने सही से उबाला नहीं है, ठीक है, या फिर आपने फ्रोज़न गोश्त खा लिया, या जिसको सही तरह से डीप रोस्ट, मतलब उसको सही तरह से रोस्ट नहीं किया गया, गर्म करके बनाया नहीं गया, उसमें भी अगर ये बैक्टीरिया आ गया ना, फिर भी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। इसलिए गोश्त हमेशा सही तरह से बनाओ, उसको साफ़ करो, और दूध भी उबाल के पियो। डॉक्टर कहती हैं कि ज़ाहिर बात है दूध कहाँ से आ रहा है, एनिमल से ले रहे हैं ना, कैटल से। जो मवेशी हम जंगलों से घरों में ले आए वो क्या हो गए, डोमेस्टिकेटेड, मतलब घर में पालना शुरू कर दिया, तो वो भी उनकी आंतों में भी रहता है ये बैक्टीरिया, साल्मोनेला और कैम्फलोबैक्टर, लेकिन उनको नुकसान है। जिस तरह आप ये बताएं कि कोरोना वायरस किसको अफेक्ट करता था, सिर्फ ह्यूमन को, बाकियों को नहीं करता था। इसी तरह बैक्टीरियोफेज आपने पढ़ा, वो सिर्फ बैक्टीरिया को खाता था, बैक्टीरिया के अंदर जाता है, हमारे अंदर नहीं। इसी तरह जो हमारे पास जरासीम होते हैं ना, वो भी होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब सैल्मोनेला, कैम्फलोबैक्टर, कैटल जो हमारी हैं, बकरियां हैं, गायें हैं, भैंस हैं, उनमें वो कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर वो हमारे पेट में आया तो हमारे लिए वो क्या है जी, जहर है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्या इलामात हैं कि अगर आपको फूड पॉइजनिंग है, आप थका थका महसूस करेंगे, फटीग हो जाएगी, डिजीनेस, आपको ऊँग आएगी, ठीक है, आपको धुंधला दिखाई देगा, डबल विजन, सर में दर्द होगा जी, हेड एक, नाजिया नहीं इधर का, नोजिया हो जाएगी। ठीक है। हाँ हाँ, मतलब ये दिल कच्चा होना, ऐसा लगता है मुझे उल्टी आने वाली है, मतली आना, फिर कहता है उल्टियाँ भी आ जाएंगी समटाइम, डायरिया हो सकता है, लूज मोशन, पेट दर्द होगा। प्रिवेंशन क्या है जी, हाइजीन, मतलब सफाई सुथराई का जो है वो ध्यान करें, अनबॉइल्ड जो अनबॉटल्ड पानी है वो ना पिएं। ठीक है। उसके अलावा जब भी आपने सलाद खानी है तो उसका छिलका उतार लें। ठीक है। कोशिश करें कि आप जो है ना फ्रेश फूड खाएं, गर्म खाने खाएं, ताकि आप इस बीमारी का आप पे असर ना हो। ठीक है। कहता है ट्रीटमेंट क्या है इसका, कहता है कि हम क्या करते हैं जी, सूप दें मरीज़ों को, जिस तरह हम देते हैं ना, मतलब नरम ग़िज़ा दो, डॉक्टर कहते हैं, फ्रूट ड्रिंक्स पिएँ। ठीक है। और कहता है कोल्ड ड्रिंक भी जो है वो प्रेफर होती हैं, वो ठंडा दूध पी लें। ORS दिया जाता है जिनको लूज मोशन हो जाएं, ताकि उनकी नमकियात की जो कमी है वो पूरी हो जाए। उसके अलावा कहता है कि दवाइयाँ भी हैं लेप्रोमाइड के नाम से, एंटीबायोटिक, ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ये भी आपको लेनी चाहिए। ठीक है। फिर कहता है एक और बीमारी है जिसका नाम है डिस्पेप्सिया। क्या नाम है? डिस्पेप्सिया। हाँ, तो ये डिस्पेप्सिया जो है ये क्यों होती है, कहता है इसमें भी क्या होता है, आप खाना खा लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो स्टमक है ना उसमें बोझ बन गया है। ठीक है। ऐसे लगा है कि जहाँ खाया था वहीं जम गया। ठीक है। इसमें भी क्या होता है जी, इनकम्प्लीट या इनपरफेक्ट डाइजेशन होती है किसकी, फूड की, तो जिससे हमारे पेट में भारीपन महसूस होता है, इसे कहते हैं बीमारी को डिस्पेप्सिया। और उसके अलावा कहता है कि ये बीमारी जो है मतलब इसकी बोझपन जो फील होता है, यही इसकी अलामात है। और कहता है कि पेट में क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, और उसके अलावा फ्लैचुलेंस, मतलब गैस बनेगी आपको, हार्ट बर्न, दिल में जलन होगी, दिल कच्चा होगा। उसके अलावा क्या होगा जी, उल्टी भी आ सकती है। ठीक है। तो ये कहता है कि क्यों होता है कि अगर आपके जिस्म में ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, ठीक है, तब ये इशू आपकी बॉडी में जन्म लेगा। और उसके अलावा आपने क्या बताना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्पेप्सिया ना हो, स्मोकिंग ना करें, अपना वेट रिड्यूस करें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाएं, ठीक है, और अल्कोहल से बचें, फैटी खाने ना खाएं, ज़्यादा टी ना पिएं, ठीक है। और ये सारा मतलब वो कह रहा है कि सोने से पहले लेट नाइट खाना ना खाएं, खाते सारे ना लेट जाओ, 2-3 घंटे पहले सोने से पहले क्या करना चाहिए, खाना खा लेना चाहिए, ताकि डिस्पेप्सिया के आप पेशेंट ना बन जाएं। ठीक है। उसके अलावा कहता है कि ट्रीटमेंट क्या है इसका, कहता है कि इस बीमारी के लिए ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी दवाइयां हैं जो HCl प्रोडक्शन जो है वो क्या कर देंगी, डिक्रीज़ कर देंगी। जैसे हमारे पास सिमीटिडाइन है। ठीक है। ये अगर आप लेते हैं, कहता है इसमें हम जो ना एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं, एस्पिरिन, ये भी कहता है दे दी जाती है। ठीक है। उसके अलावा कहता है कि हमारे पास नेक्स्ट जो बीमारी है वो है जी ओबेसिटी। ठीक है।
जो हमारे पास ओबेसिटी है, इसका मतलब क्या होता है? मोटापा, ठीक है, जो लोग फूल जाते हैं खा खा के। तो अगर कोई बंदा के जिस्म के अंदर एक जो फैट्स है ना वो एबनॉर्मल अमाउंट में ज़्यादा हो जाए, एक होती है गुड फैट, एक होती है बैड फैट। जो गुड फैट है ना बच्चे, वो तो आपके लिए अच्छी है। अगर फैट जो है वो ज़्यादा हो गई है ना, तो आपका वज़न बढ़ गया है, आप फूल गए हैं, तो उससे क्या कह देंगे कि आप ओबेसिटी का शिकार हो गए हैं, ठीक है। अब कहता है कि ओबेसिटी की को कहते हैं, ये हमारे पास क्या है जी? मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ है, ठीक है। तो अगर बच्चे हमारे पास ये हो गई है ना, तो बहुत से इशू मरीज़ को आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कहता है कि हमारे पास जो ओबीज़ बंदे हैं ना, एक तो वो चलने फिरने से आवाज़ार होंगे, और उसके अलावा कहता है कि इन लोगों में ना जो ओबेसिटी के विक्टिम हो गए हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन के इशू हो सकते हैं। और उसके अलावा ये जो हमारे पास अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी है फ़ैट की वजह से, इनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हार्ट की इशू में जन्म ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट मतलब इनके फिर मसले इनके अंदर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि हमारे पास इसकी एटियोलॉजी क्या है, मतलब इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो कहता है कि हमारे पास ओबेसिटी की बहुत सी रीज़न्स हैं, और इसमें कहता है एक तो बंदा जो एक्सेसिव इंटेक का फूड करता है, जो खाना जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा खाता है, और जो इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं ना वो भी मोटे हो जाते हैं, ठीक है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बेचारे होटलों पे काम करते हैं, ठीक है, और गरीब घर के होते हैं, लेकिन फाइनेंस मैनेज नहीं होते। घर में जाएं तो वहाँ भी मसले, इतने पैसे नहीं होते कि ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें, तो उनकी इमोशन बेचारे को डिस्टर्ब रहते हैं। हालांकि खाते वो रोटियां ही हैं, फिर भी उनका पेट कितना निकला होता है, क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से मैदा जो है खाना हजम करना छोड़ देता है, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि ऐसे जो मरीज़ होंगे ओबेसिटी के, सम टाइम उनका थायराइड में डिसऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है या एड्रिनल ग्लैंड वो सही तरह काम ना करे, तब भी ओबेसिटी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ओबेसिटी ना हो, तो क्या करें आप बच्चे कहता है कि आप अपनी एनर्जी के मुताबिक जितनी ज़रूरत है उतना खाएं, ठीक है। अपनी डाइट को कंट्रोल करें, और उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें, इससे आप ओबेसिटी से बच सकते हैं। अगर आपने ओबेसिटी पे काबू ना किया, तो आप दिल के मरीज़ बन सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर आ सकते हैं, डायबिटीज़, मेलाइटस, शुगर के मरीज़ बन सकते हैं, जोड़ों के दर्द हो सकते हैं, अर्थराइटिस, ठीक है, खून की कमी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि हार्ट फेलियर हो सकती है। तो मतलब अगर ओबेसिटी को ठीक ना किया, तो आप में ऐसी बीमारी आ जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आप बच लें। इस डिज़ीज़ का नाम है जी, ये हम देखते हैं जी, इसका नाम है जी बुलीमिया नर्वोसा। क्या नाम है जी? बुलीमिया नर्वोसा, ठीक है। तो ये ना बच्चे हमारे पास एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, मतलब दिमागी तौर पे ना जो थोड़ी बड़ी एज की लड़कियां होती है ना, उनके जहन में ये डर होता है कि अगर वो फैटी फूड खाएंगे ना तो वो मोटी हो जाएंगी, ठीक है। कहता है कि ये लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें मोटा होने का डर होता है, लेकिन खाने का बड़ा शौक़ होता है, होती बड़ी अमीर है, ठीक है। कहता है ये पेट भर भर के कभी केक खाती हैं, पैसा होता है इनके पास, कभी कुछ खाती हैं फैटी फूड, कभी फ्राइड फूड खाएंगी, कभी केक खाएंगी, ठीक है। इतना खाएंगी कि वोरेशियस हो जाएंगी, वैशी हो जाती है खाते हुए, ठीक है। फिर खाने के बाद जाती हैं और मुंह में उंगली डाल के उल्टी कर देती हैं, ठीक है। तो कहता है कि सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग, इतना खा खा के सारा कुछ जो है फेंक देती हैं, ठीक है। और बिला वजह जो है वो डाइटिंग करती हैं, फास्टिंग, ठीक है। और उसके अलावा कहता है कि जिसकी वजह से ना इनको फिज़िकल इफेक्ट्स आ जाते हैं। जब इतना खाना है पेट भर के, उसके बाद फिर जब उल्टियाँ करेंगी मुंह में उंगली डाल के, उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और बार बार होने वाली इन्फेक्शन, रिकरिंग का होता है, बार बार होने वाली इन्फेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। कहता है कि ऐसी लड़कियों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ठीक है। या फिर क्या कहता है कि ये जो हमारे पास इसकी पेशेंट होती है ना, इनको ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। इनिशियल इफेक्ट जो है ना वो क्या होता है जी, सबसे पहले तो इनका वेट लॉस जो है वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और मेल न्यूट्रिशन, ग़िज़ा की कमी की, ग़िज़ा की किल्लत के शिकार हो जाती हैं, हालांकि खाने में कसर नहीं छोड़ती, ठीक है। तो इन लड़कियों को जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर,
बड़ी सख्ती करनी पड़ती है कि बंदे की पुत्र बनो, ठीक है। तो बुलिमिया नर्वोसा जो है ये ऐसी बीमारी है जिसमें खाने का शौक़ होता है, लेकिन खाने के बाद सेल्फ इंड्यूस क्या कर देती हैं, वोमिटिंग कर देती हैं, और इनके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस और उसके अलावा इस तरह के जो मसले हैं ना वो होते रहते हैं। अगली बीमारी है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें कहता है कि इसमें ना इनको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपिटाइट, क्योंकि उनको डर होता है कि मोटी ना हो जाए, ठीक है। सो फियर ऑफ बिकमिंग, मोटे होने की डर की वजह से नहीं लड़कियों को भूख नहीं लगती, ठीक है। ये सच एज फीलिंग इज़ कॉमन इन ह्यूमन फीमेल, कहते हैं लड़कों की निस्बत लड़कियों में ज़्यादा बीमारी है ये। ऐसी लड़कियां जिनकी उम्र 12 से 21 साल होती है ना, वो इस बीमारी का शिकार होती हैं, ठीक है। हालांकि अभी पुबर्टी में आती, बालग होने से पहले ही मोटे होने के शिकार डर की वजह से खाती नहीं, भूख नहीं लगती उनको, ठीक है। तो कहता है कि ऐसी लड़कियों का क्या इलाज है। कहता है कि फियर ऑफ बिकमिंग ओबीज होने की वजह से ना ये अपनी बॉडी को ओवर एस्टिमेट करती रहती हैं कि मैं जो हूँ बढ़ती जा रही हूँ, मोटी होती जा रही हूँ। हालांकि उनका वेट इतना कम हो जाता है कि वो डेंजरस लेवल तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। कहता है कि ऐसी लड़कियों को क्या करे, साइकोलॉजिकली मतलब ये जो ट्रीटमेंट है दिया जाए, उनके बिहेवियर को बताया जाए कि कौन ही खाया करो, कौन ही इस तरह के दिमागी फतूर ना पालो, ठीक है। कहता है कि ऐसी लड़कियों के अंदर ना पुबर्टी नहीं आती, ठीक है, और सेक्सुअलिटी उनकी जो अफेक्ट होती है, और उनके अंदर जो फेमिनिन करैक्टर है ना, जो वुमेनिश औरत की जो खूबियाँ होती हैं वो नहीं उनमें आती, और वो लड़कियां ना बच्चों की तरह फील करती हैं, बच्चों में रहना पसंद करती हैं, ठीक है। उनका बचपना नहीं जाता, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि ऐसे पेशेंट को ना साइकेट्रिक थेरापी मतलब दी जाती है ताकि उनका जो डर है ना मोटे होने का वो कम हो जाए, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि फिर भी नहीं मानेंगी, फिर इनको क्या किया जाए, इंट्रावेनसली टीके लगाए जाएँ, ठीक है, या वो जो क्या कहते हैं उसको, वो जो पानी लगता है ड्रिप्स उनको लगाई जाए किसी तरीके से। मतलब अगर खाती नहीं है तो एलिमेंट्री केनाल के कोई और रूट अप्लाई कर लो, या फिर इंट्रावेनसली उनको वो ड्रिप्स वगैरह लगा के उनकी कमी पूरी की जाए। उसके अलावा कहता है रिकवरी बड़ी स्लो होती है, 2 से 4 साल लग जाते हैं उनको इस ख़तरनाक बीमारी से बाहर आते हुए, ठीक है। तो ये बस आपने बता देना है।